This question is based on principle of conservation of momentum. Question is, a stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies E1 by E2 is, four options are given. यहाँ पे अगर एक स्टेशनरी पार्टिकल है, स्टेशनरी पार्टिकल दैट मीन्स उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. और पार्टिकल के एक्सप्लोड करने के बाद वो दो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है. जैसे एक पार्टिकल, इसका इनिशियल मोमेंटम वो जीरो, और ये जब दो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है तो उसमें एक पार्टिकल एक साइड पे जाता है और दूसरा पार्टिकल दूसरी साइड पे जाता है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. से ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है. सो एक्सप्लोजन के बाद, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, दैट्स वाई एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी जीरो. तो एक पार्टिकल का मोमेंटम इज सपोज m1 v1 और दूसरे का, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम माइनस m2 v2 equals to 0. So this is m1 v1 equals to m2 v2. तो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं E1 अपॉन E2, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म्स में हमारे पास होता है p स्क्वायर अपॉन 2m. So this will be p1 square upon 2m1. This will be p2 square upon 2m2. So यहाँ पे m1 square v1 square and m2 जाएगा ऊपर, and यहाँ पर m2 square v2 square and m1 आएगा यहाँ पे. So ये हमारा m1 यहाँ कैंसिल होगा, m2 एक यहाँ पे कैंसिल होगा, एंड बिकॉज यहां से आपके पास m1 अपॉन m2 का रेशियो v2 अपॉन v1 आता है, इसलिए हम E1 अपॉन E2 की वैल्यू जब लेंगे तो m1 अपॉन m2 को एज इट इज रखते हैं, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर को आप m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर रख दीजिए. सो दिस वैल्यू विल बी m2 अपॉन m1, which is first option. So option A will be correct in this case. Question is, the kinetic energy acquired by a mass m in traveling distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to m or m raised power 0 or square root of m or 1 upon square root of m. इसको करने के लिए हम वर्क पावर एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं. वर्क पावर एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज सपोज दिस माइनस 0 इक्वल्स टू, इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वी कैन सी कि ये काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड ही नहीं करती है, ये डिपेंड करती है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट में. सो आपका आंसर विल बी m raised to the power 0. This question is based on conservation of energy. It says a ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meter with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. Its initial velocity will be
4 ऑप्शंस आर गिवन. दिस क्वेश्चन सेज दैट एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट से नीचे थ्रो करते हैं एंड यहां से जब उसको थ्रो किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है एंड दिस हाइट इज h. तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसमें टोटल जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर प्लस mgh. दिस विल बी इट्स टोटल एनर्जी एंड ये टोटल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी. जब ये यहाँ पे कोलाइड करके रीबाउंड करेगा तो इस टोटल एनर्जी का 50% ही उसके पास बचता है. सो वी कैन टेक हाफ. 50% मीन्स हाफ ऑफ दिस एनर्जी उसके साथ ये वापस सेम उसी हाइट पे चला जाता है. दैट मीन्स जब व्हेन इट गोज बैक टू द सेम हाइट यहां उसकी वेलोसिटी होगी 0 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh. So this is the energy here at the bottom और उसका हाफ हम करके mgh के इक्वेट कर रहे हैं. तो यहां से हम v0 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा v0 स्क्वायर प्लस 2gh. m कैंसिल कर देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 4gh और v0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. g 10 ले सकते हैं. h की वैल्यू 20 दी है. सो दिस v0 विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. Question is, a vertical spring with force constant K is fixed on a table. A ball of mass M at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is 4 options are given. ये question spring की energy plus conservation of energy पर based है. ये question में आपको एक वर्टिकल स्प्रिंग दिया है एंड इससे h हाइट पर एक बॉल है जिसको हम यहां से थ्रो करते हैं एंड व्हेन दिस बॉल हिट्स स्प्रिंग ये इस स्प्रिंग को d डिस्टेंस तक कंप्रेस कर देती है. दैट मीन्स बॉल जिस डिस्टेंस से फॉल की दैट इज बेसिकली h प्लस d. तो बॉल पूरी h प्लस d नीचे की तरफ फॉल करती है. तो जो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी लॉस ऑफ द बॉल विल बी mg h प्लस d. देन उसमें से कुछ एनर्जी बिकॉज स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रहा है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टोर्ड एनर्जी स्प्रिंग की दैट विल बी हाफ k d स्क्वायर. हमें पता है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने में उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है एंड वो वर्क स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. दैट स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग इज हाफ k d स्क्वायर. इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉल ने लूज की एंड उसमें से हाफ k d स्क्वायर पार्ट स्प्रिंग को ट्रांसफर हो गया. सो नेट वर्क जो होगा दैट विल बी mg h प्लस d माइनस हाफ k d स्क्वायर. सो A option will be the right answer. Question is, the heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 millimeter of mercury. If the density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, G की value 10, then what will be the power of heart? Heart किस power से blood को arteries में pump करता है वो हमें calculate करना है. Power का formula we know work upon time होता है, so that is work upon time. वर्क को अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में लेना चाहूं तो वर्क को हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम लिख सकते हैं. प्रेशर इन दिस केस आर्टरीज में जब हार्ट पंप करेगा तो दैट प्रेशर विल बी गिवन बाय h rho g
एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो आर्टरीज में पंप किया जा रहा है. तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे. H हमें हाइट ऑफ मर्करी दिया है, दैट इज 150 मिलीमीटर. Convert in meters, that is 10 to the minus 3. Density of mercury 13.6 into 10 to the 3. G की value 10 है. Volume of blood is in liters, 5 into liter को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, so that will be 10 to the minus 3 divided by the time given is per minute. So हम उसको 60 seconds ले लेते हैं. ये सारी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1700 into 10 to the minus 3 watt. So this is 1.7 watt is the answer. B option इसमें correct है. Question is 250 Newton force is required to raise 75 kg mass from a pulley. If rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. The efficiency of pulley system will be 25%, 33.3%, 75% और 90%. ये क्वेश्चन पुली सिस्टम की एफिशिएंसी पे बेस्ड है. एफिशिएंसी हमें पता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर होती है. सो आउटपुट पावर यहाँ पे अगर हम पुली सिस्टम लेते हैं, से दिस इज पुली सिस्टम, इसमें यहां से हमने 75 kg को पुल करना है एंड वी आर पुलिंग इट फ्रॉम हियर बाय अप्लाइंग 250 न्यूटन फोर्स. तो जो हमारा आउटपुट है दैट इज कि 75 kg यानी टोटल फोर्स इज 750 न्यूटन इज मूविंग अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. सो विल टेक इट 3 अपॉन इनपुट पावर हम ले रहे हैं, हम टोटल फोर्स लगा रहे हैं 250 न्यूटन की एंड उसको जो मूवमेंट है रोप की वो हमारे को करनी पड़ रही है 12 मीटर. सो दिस विल बी 3 अपॉन 12. ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 3/4 और 75%. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. This question is based on the concept of work done by a variable force. एक ग्राफ दिया है between force and distance x of the object. A force F acting on an object varies with distance x according to this figure. The work done by the force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 meter is, options are 18 joule, 13.5, 9 and 4.5. अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है when distance traveled by the object is 0, force is 3 Newton and 0 से लेके 3 मीटर तक ये फोर्स कांस्टेंट रहती है and after that 3 to 6 मीटर का डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट कवर करता है then this force gradually decreases to 0. So this is a variable force. For variable force अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क के लिए हम एक फॉर्मूला ग्राफ से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ. यानी इस पूरे कंप्लीट ग्राफ का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 0 से लेके 6 मीटर तक के डिस्टेंस पे फोर्स का जो वर्क है वो दे देगा. एरिया निकालने के लिए हम इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज दिस स्क्वायर एंड एक ये ट्राइंगल. तो टोटल एरिया जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लेते हैं हमें पता है उसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. सो इस केस में बेस 3 से 6 तक जा रहा है, सो दिस विल बी 3 इंटू हाइट 3 तक जा रही है, सो दिस इज 3 प्लस area of square side is 3 into 3, so this will be 9. So this will be 9 plus 9 upon 2, 4.5. So option will be 13.5 joule B.